जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके न्यूज़ बी स्टूडियो पानी में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आप लोग को बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट होता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आर्कोलॉजी कल्चर, यानी कि प्राचीन इतिहास का आपका पेपर होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके एक ही पेपर होते हैं, एक प्रकार से कहें तो हर सब्जेक्ट में, ठीक है। और आपका जो पेपर नेम होता है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड, ठीक। इसके अंतर्गत आपको पूरे पूरे आपका जो लिखित एग्जाम पूरे 75 नंबर का इसमें होता है, ठीक है। हिस्ट्री में आपके हर सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो कि 75 अंक आपके होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह जो पूरा मॉडल पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के हैं, तो इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो वैसे सभी यूनिवर्सिटी वाले के लिए महत्वपूर्ण है, साबित होने वाला है आपके आगामी परीक्षा के लिए, जिसका खासतौर पर लिखित एग्जाम होता है, ठीक है। उन बच्चों के लिए जिसका जो यूनिवर्सिटी लिखित एग्जाम कराती है, ऐसे बच्चे ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं। जो आपका एक प्रकार से सेक्शन होगा, हर बार के तीन खंड आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए यानी कि खंड आ, सेक्शन बी खंड सा, सेक्शन सी खंड सा, ठीक। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपको क्या करना है, सेक्शन ए में आपको पूरे 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको दिया है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक जो है उत्तर का जो आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। प्रत्येक उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको यहाँ पर 2 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 20 अंक मिलने वाले सेक्शन ए से। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है वैदिक संहिता, ठीक। बच्चों, वैदिक संहिता क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैदिक संहिता क्या होती है एक प्रकार से, तो वैदिक संहिता क्या होता है, वैदिक संहिता जो होता है हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथों में से एक प्रकार से उसका जो होता है मंत्र वाला खंड होता है। वैदिक साहित्य में 4 वेद होते हैं, और हर वेद के मंत्र जो होता है पाठ को संहिता कहा जाता है, ठीक है। इसमें देवताओं की यज्ञ के लिए स्तुति काव्य रूप में की जाती है। वैदिक संहिता की भाषा जो होती है वैदिक संस्कृत होती है। 4 वेदाओं की वजह से 4 संहिताएं होती हैं, और हर संहिता जो है अपनी अलग अलग शाखाएं होती है, इसकी अलग अलग शाखाएं होती हैं। वैदिक संहिता को सारवण परंपरा के आगे की पीढ़ियों में से पारित किया गया है। वैदिक संहिता में देवता, ब्राह्मण, ज्योतिषी, गणित, औषधि विज्ञान, भूगोल, धर्म, संगीत, रीति रिवाज आदि जैसे विषयों का भी ज्ञान वर्णित है वैदिक संहिता के अंतर्गत, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है सेक्शन ए से, सरस्वती नदी, ठीक। तो बच्चों, सरस्वती नदी क्या होता है, सरस्वती नदी एक पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों तथा ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक माना जाता है, ठीक। एक प्रकार महाभारत में भी सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशक नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन आता है, ठीक। यह जो है महाभारत एक प्रकार से जो है महाभारत वायु पुराण आज में सरस्वती के विभिन्न पुत्रों के नाम और उनसे जुड़े मिथक प्राप्त हुए हैं, ठीक। महाभारत के पर्व एक प्रकार से वाता पुराण में सरस्वती नदी और दधीच ऋषि के पुत्र संबंधी मिथक थोड़े थोड़े अंतरों में मिलते जुलते रहते हैं, ठीक। इस तरह आप सरस्वती नदी के बारे में लिखेंगे। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए से रामायण, ठीक। तो बच्चों, रामायण के बारे में आपको सभी को पता होगा कि रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है, ठीक। इसमें भगवान श्री राम के जीवन लीला के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक। संस्कृत जो है एक प्रकार से साहित्य परंपरा में रामायण और महाभारत के इतिहास में कहा गया है। यह दोनों सनातन संस्कृत सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। इसको तो आप लोग बहुत आसानी से लिख लेंगे, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है सेक्शन ए से कालीबंगा, ठीक। तो कालीबंगा में थोड़ा जान लेते हैं। कालीबंगा क्या होता है, तो कालीबंगा क्या होता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, ठीक। यहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले थे। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यह एक प्रकार से यहाँ एक जो है दुर्ग मिला था। प्राचीन दुष्टद्युति और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घाघरा नदी का एक प्रकार क्षेत्र में सौंदर्य क्षेत्र में भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता जो है पल्लवित और पुष्पित हुई है, ठीक। इस तरह आप लिखेंगे। यह जो एक प्रकार से विश्व का एक प्रकार से संपूर्ण विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला था यहाँ पर, ठीक, सर्वप्रथम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 5वां है महाभारत। महाभारत के बारे में आपको सभी को तो महाभारत जो है एक प्रमुख महाकाव्य भारत का, ठीक है, जो स्मृति के इतिहास में वर्गीकृत किया गया है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह जो है महाकाव्य ग्रंथ जो है भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। विश्व का यह जो है सबसे लंबा एवं साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य माना जाता है। हिंदू धर्म के मुक्तम ग्रंथों में से एक माना जाता है। हिंदू ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचवेद भी इसे माना जाता है। इस तरह आप महाभारत के बारे में लिखेंगे, ठीक। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से महाभारत के बारे में पता होगा, आप बढ़ा चढ़ा के इसको लिख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है कि मृतिका, ठीक, मृतिका क्या होता है। 6वां क्वेश्चन है मृतिका क्या होता है। तो बच्चों, मृतिका क्या होती है, एक प्रकार से
माइक्रान से छोटे व्यास वाले एक प्रकार से कणों वाले अवसादी शैलों को मृत्तिका कहते हैं। यह मुख्यतः जो होती है एल्यूमिनियम के सिलिकेट एवं अन्य बहुसिलिकेट का मिश्रण होता है। मृत्तिका जिन मुख्य खनिजों से बनी होती है उन्हें मृत्तिका खनिज कहा जाता है। इस तरीके आप मृत्तिका के बारे में लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है कि हम्मुराबी। ठीक, हम्मुराबी के बारे में बताना हूँ। हम्मुराबी क्या थे पूर्वकाल के, तो हम्मुराबी जो थे बेबीलोन के छठे राजा थे। ठीक, वह जो है उन्होंने प्रथम बेबीलोनिया राजवंश के थे एक प्रकार से। हम्मुराबी जो है अपने कानून को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था उस समय। उन्होंने कानून को एक पत्थर पर खुदवा दिया था जैसे कि, ठीक है, जिसे हम्मुराबी की विधि संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि संहिता जो है दुनिया की सबसे पुरानी लिखित संहिताओं में से एक माना जाता है। ठीक है, हम्मुराबी ने अलग अलग नगर राज्यों के बीच गठबंधन बनाया था। उन्होंने विज्ञान और विद्वत्ता को बढ़ावा दिया था। ठीक, हम्मुराबी की विधि संहिता में कुल 282 कानून थे उस समय। इन कानूनों में सामाजिक स्थिति के आधार पर अलग अलग दंड निर्धारित किए गए थे। इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है जुगरात। ठीक बच्चों, जुगरात क्या होता है देखेंगे थोड़ा। तो जुगरात क्या होता है एक प्रकार से जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत जो होता है, नगर के संरक्षक देवता हेतु नगर के पवित्र क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण कराया जाता था, जिसे जुगरात या फिर जुगरात कहा जाता था उस समय। यह जो मंदिर है किसी पहाड़ी या फिर ईंटों के बने ऊंचे चबूतरों पर निर्मित किया जाता था। इसके साथ साथ कुछ अन्य भवनों का निर्माण भी कराया जाता था, जो भंडार गृह एवं कार्यालयों के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। ठीक है, यह भवन जो है कई मंजिल होते थे। ठीक, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9वां है नील नदी। ठीक, सेक्शन ए से कि नील नदी। तो बच्चों नील नदी क्या होता है, संसार की सबसे लंबी नदी झील होती है, नील होती है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई एक प्रकार से भूमध्य सागर में गिरती है। यह जो है भूमध्य रेखा के निकट भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निकलकर दक्षिण से उत्तर क्रमशः इथोपिया, सूडान एवं मिस्र से होकर बहते हुए काफ़ी लंबी घाटी म्यू से होकर गुजरती है, जिसके दोनों ओर की भूमि जो है काफ़ी पतली पट्टी के रूप में अस्तत श्यामला दिखती है। यह जो है पट्टी संसार का सबसे बड़ा मरुस्थान है। ठीक, नील नदी की घाटी एक सकरी पट्टी सी है, जिसे अधिकांशतः इसके भाग की चौड़ाई 26 किलोमीटर से अधिक नहीं है। कहीं कहीं इसकी जो चौड़ाई है 200 मीटर से भी कम हो गई है। ठीक है, इसकी कई सहायक नदियाँ भी हैं। ठीक, तो इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है सेक्शन ए से कि शुंग एक प्रकार से शुंग राजवंश। ठीक बच्चों, शुंग राजवंश या फिर शुंग साम्राज्य जो है प्राचीन भारत का एक राजवंश था। शुंग राजवंश मगध पर शासन करने वाला 7वां राजवंश था। शुंग राजवंश ने कुल 10 राजाओं द्वारा लगभग 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व से में 112 वर्षों तक शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग ने इस राजवंश के प्रथम शासक माने जाते थे। पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को सेनानी कहा जाता था। शुंग जो है उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला सेक्शन है सेक्शन बी। ठीक, सेक्शन बी में आपको पूरे 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है 200 शब्दों में आपको देना होगा। ठीक, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 7 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, यानी कि आपको 35 अंक मिलने वाले हैं सेक्शन बी से। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है सीरियल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर पहला आपका सेक्शन बी से वेदांगों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो बच्चों, वेदांग क्या होता है, हिंदू एक प्रकार से वेदांग जो होते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ होते हैं। वेदों के अर्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र वेदांग कहा जाता है। इसका कार्य होता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ये छंद एक प्रकार से वेदांग होते हैं। ठीक है, जैसे आपका शिक्षा हो गई, पहला आपका शिक्षा हो गया, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई जाती है। स्वर एवं वर्ण आदि के जो है उच्चारण प्रसार की जहाँ शिक्षा दी जाती है उसे एक प्रकार से शिक्षा कहा जाता है। फिर आपका दूसरा क्या था कि कल्प क्या होता था कि वेदों के किन मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसका कथन निस्तारण किया गया है। इसकी 3 शाखाएं थी, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है, फिर आपका तीसरा व्याकरण। ठीक, तो इसमें क्या होता था, इससे जो है अपरकित और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और अनुदांत एवं त्वरित स्वरों की स्थिति का बोध कराया जाता था। ठीक, वेद शास्त्रों का प्रयोजन जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो सके, इसका अध्ययन आवश्यक होता था उस समय। ठीक है, फिर आपका चौथा क्या था कि निरुक्त क्या था, वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया जाता था उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया जाता था। ठीक, फिर आपका पांचवा क्या था कि ज्योतिष। ठीक,
ठीक, ज्योतिष क्या था, इसमें इससे जो था वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञान होता था, प्राप्त होता था। यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष से है। यह वेद पूरा पुरुष का नेत्र माना जाता था। वेद यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते थे, यज्ञ काल के आश्रित होते थे। यह ज्योतिष शस्त्र से काल का ज्ञान होता था। ठीक, इससे शस्त्र का ज्ञान होता था अलग प्रकार के। फिर आपका अगर छठवां था छंद। छंद में क्या होता था, वेदों में प्रयुक्त जो गायत्री उछड़ित आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र से किया जाता था। इसे वेद पुरुष का पैर भी कहा जाता था। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी से। क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा और सीरियल नंबर तीसरा। ठीक, सरस्वती सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो भैया जो है सिंधु सरस्वती निर्माता के जो एक प्रकार से के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? सरस्वती नदी के किनारे बसी सभ्यता यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि इसे जो है द्रविड़ लोग ही इसके निर्माता माने जाते थे। ठीक है, राखल दास बनर्जी जैसे कई विद्वानों का मानना है कि द्रविड़ लोग ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। हुइलर नाम के विद्वान ने ऋग्वेद में वर्णित दसाई और फिर दास को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। माधव चौधरी वाले फिर आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, सीरियल नंबर तीसरा है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के निर्माता कौन थे? भैया सिंधु सरस्वती निर्माता के जो एक प्रकार से किसको जाना जाता है, कुछ विद्वानों का मानना है कि द्रविड़ लोग के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, राखल दास बनर्जी जैसे कई विद्वानों का मानना है कि द्रविड़ लोग ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। हुइलर नाम के विद्वान ने ऋग्वेद में वर्णित 10 को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है। ठीक है, तो इसमें एक प्रकार से अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक मत विभेद हैं। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है और आपका सीरियल नंबर चौथा है कि वैदिक संस्कृति के सामाजिक जीवन का विश्लेषण कीजिए। ठीक, तो वैदिक संस्कृति के जो सामाजिक जीवन का विश्लेषण कुछ इस तरीके का था, जैसे कि वैदिक संस्कृति में समाज जो था जनजातीय था, लेकिन समतावादी भी था। वैदिक संस्कृति में परिवार एक बुनियादी इकाई थी और परिवार का मुखिया जो है कुलप कहलाता था। वैदिक संस्कृति में प्रतिशतात्मक समाज था। वैदिक संस्कृति में महिलाओं की शिक्षा और वर चुनने का अधिकार प्राप्त था। वैदिक संस्कृति में विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व और अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे उस समय। वैदिक संस्कृति में एक प्रकार से गाय को पवित्र माना जाता था और उसका मांस खाना वर्जित था। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा, सीरियल नंबर 5वां है सेक्शन बी से कि महाकाव्य युग की संस्कृति के नैतिक आदर्श का वर्णन कीजिए। ठीक, तो महाकाव्य युग के जो संस्कृत के नैतिक आदर्श थे कुछ इस तरीके थे। महाकाव्यों में जो नायक का चरित्र धीरोदात्त गुणों से सम्मानित होता था। नायक महासव, गंभीर, क्षमावान, स्थिर चरित्र, निर्गुण, अहंकारवान और दृढ़व्रत होता था। महाकाव्यों में श्रृंगार, वीर, शांत और करुण में से किसी एक रस की स्थिति अंगी रूप में होती थी। ठीक है, महाकाव्यों में कथानक ऐतिहासिक एवं सरासित होता था। महाकाव्यों में कथानक का विकास कर्मिक होता था। महाकाव्यों में प्रवृत्ति शिव और सत्य की ओर होती थी। महाकाव्यों में उद्देश्य चतुर्वर्ग की प्राप्ति होता था। ठीक है, महाकाव्य में वीरता का भी सार व्याप्त होता था। ठीक, इस तरह आप महाकाव्य के संस्कृति नैतिक आदर्शों के बारे में लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां, सीरियल नंबर 6वां कि प्राचीन सेक्शन बी से प्राचीन विश्व की सभ्यताओं के उदय में नदी घाटियों के योगदान का विश्लेषण करिए। ठीक, तो प्राचीन जो विश्व की सभ्यताओं के योगदान में नदी घाटियों को विश्लेषण कुछ इस तरीके था, जैसे कि नदियों को पानी मिलने की वजह से कृषि करना आसान हो गया था। नदियों की किनारे की जमीन जो अनुपजाऊ थी धीरे धीरे उपजाऊ हो गई थी। नदियों से पीने का पानी मिलता रहता था। नदियों से मछलियाँ भी मिलती रहती थी। नदियों का इस्तेमाल परिवहन के लिए किया जाता था। नदियों के किनारे बसे शहरों के बीच व्यापार किया जा सकता था। नदियों के किनारे बसे शहरों में विकास को बढ़ावा मिलता था। ठीक है, एक प्रकार से प्राचीन सभ्यताओं के कुछ इस तरह के उदाहरण थे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसमें क्या था, सिंधु नदी के किनारे बस यह सभ्यता जो थी भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। ठीक, मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी, यह सभ्यता जो थी दजला और फरात नदियों के बीच किनारे बसी थी। ठीक, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां सेक्शन बी से। ठीक, सीरियल नंबर आपका 7वां। अब मिस्र नील नदी का वरदान जो है विश्लेषण कीजिए। ठीक, तो बच्चों मिस्र जो है
मिस्र को एक प्रकार से कहें तो नील नदी का वरदान कहा जाता था, क्योंकि एक प्रकार से नील नदी ने मिस्र की सभ्यता के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। जैसे कि नील नदी ने मिस्र को उपजाऊ जमीन और पीने का पानी दिया था। मिस्र की जो है जमीन नील नदी के निक्षेपण से उपजाऊ बनी थी। ठीक, नील नदी ने मिस्रवासियों को कृषि सिंचाई का साधन दिया था। नील नदी ने मिस्रवासियों को परिवहन का साधन दिया। मिस्रवासी कुशल नाव और जहाज बनाते थे। नील नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता था। ठीक, आप इस तरह लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, सीरियल नंबर 8वां है, सेक्शन बी से, कि जो शुंग युगीन चीन की धार्मिक मान्यताओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक, तो एक प्रकार से शुंग युगीन चीन की जो धार्मिक मान्यताएं थी कुछ इस तरीके थी, जो थे एक प्रकार शुंग लोगों में कई धार्मिक प्रथाएं भी थी। वह अपने पूर्वजों की पूजा करते थे और उनसे सवाल पूछते थे। वह अपने पूर्वजों के लिए बलिदान चढ़ाते थे और वह मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। ठीक, उनका मानना था कि मरने के बाद आत्माएं देवता से जुड़ जाती हैं और उनकी सेवक बन जाती हैं। ठीक, वह दफन के बारे में बहुत गंभीरता से सोचते थे। वह शाही पूर्वजों और विभिन्न प्रकृति देवताओं और जानवरों की बलि देते थे। ठीक, चीन में धर्म और संस्कृति का इतिहास इस बात का प्रदर्शन करता था कि कंफ्यूशियसवाद और ताओवाद और बौद्ध धर्म ने मिलकर चीन की संस्कृति और जनचेतना को वर्तमान रूप में साकार किया है। ठीक है, फिर आपका अगला सेक्शन है सेक्शन सी। ठीक, सेक्शन सी में आपको केवल 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आपका आंसर है 5 शब्दों में देना होगा। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 10 अंक निर्धारित हैं, यानी कि आपको सेक्शन सी से 20 अंक मिलने वाले हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी से, सीरियल नंबर 9वां है, कि प्रारंभिक भारतीय संस्कृतियों के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो प्राचीन भारतीय संस्कृतियों के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोत कुछ इस तरीके थे, जैसे कि अभिलेख। ठीक, आपका अभिलेख था। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोतों में यह जो है सबसे अहम अभिलेख है। यह पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों और मूर्तियों पर उत्कीर्ण थे। ठीक, मध्य एशिया के बोगज गई कोई से मिले अभिलेख सबसे पुराने हैं। भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के थे, जो कि 300 ईसा पूर्व के आसपास थे। ठीक, फिर आपका दूसरा क्या था, सिक्के। सिक्के क्या था, प्राचीन भारत में आर्थिक प्रणाली, व्यापार नेटवर्क और राजनीतिक राजवंश के बारे में जानकारी सिक्कों से ही प्राप्त होती है। सिक्कों पर लिखे शिलालेख और प्रतीक शासकों की पहचान करने और कला अनुक्रम स्थापित करने में मदद मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपके कई हो जाते हैं, यहाँ पर स्मारक भी था, स्मारक एवं भवन भी था। ठीक, और आपका मूर्तियाँ भी थी और चित्रकला भी था। ठीक, और गुफा चित्र भी थी, मानव अवशेष भी थे, प्राकृतिक अवशेष, बहुत सारे अवशेष मिले थे उस समय। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों से। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 9वां है, सीरियल नंबर 8वां है। तो आपका देखेंगे सिंधु सभ्यता जो है के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों का विवेचन कीजिए। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए कई अवशेष एक प्रकार से कई उत्तरदायी कारण थे, जैसे कि पर्यावरणीय कारण। पहला आप था पर्यावरणीय कारण। तो पर्यावरणीय कारण में क्या था कि बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक असंतुलन, नदियों का सूखना, नदियों के जलमार्ग में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होता रहता था। ठीक, फिर आपका दूसरा था भौगोलिक कारण। ठीक है, जो कि भूकंप के कारण आता था। और तीसरा आपका था आर्थिक कारण, जो कि नेटवर्क में गिरावट, व्यापार करने में नेटवर्क में काफ़ी गिरावट हो गया था। फिर आपका चौथा था सामाजिक कारण। ठीक, सामाजिक कारण क्या था कि सामाजिक ढांचे में अलग अलग तरीके से बिखराव हो गए थे उस समय। ठीक, फिर आपका 5वां था प्रशासनिक कारण, यानी कि एक प्रकार से जो प्रशासनिक स्थिरता थी वो एक प्रकार से बिगड़ गई थी उस समय। फिर आपका 6वां था प्राकृतिक आपदा। तो उसमें क्या थी, अनेक प्रकार की बीमारियां हो गई थी, जो कि जिसको प्राकृतिक आपदा दी गई थी। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा है सेक्शन सी से, सीरियल नंबर 11वां है, कि मिस्रवासी विश्व के सर्वाधिक धार्मिक व्यक्ति थे, विवेचना कीजिए। ठीक, तो बच्चों मिस्रवादी जो थे एक प्रकार से सर्वाधिक धार्मिक व्यक्ति थे, जैसे कि मिस्र के राजा फराओ सूर्य देवता रे के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। मिस्र के सबसे एक प्रकार से प्राचीन धर्म में सूर्य देवता को जीवन का एक प्रकार से देवता माना जाता है। मिस्र के धर्म में राक्षस और दैत्यों की भी कल्पना थी। मिस्र के धर्म में प्राकृतिक शक्तियों को भी प्रमुखता दी जाती थी। मिस्र के धर्म में देवी देवताओं की कल्पना मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों के रूप में की गई थी। मिस्र के धर्म में नील नदी, पृथ्वी और हरियाली तीनों की शक्तियों का प्रतीक नामक एक प्रकार से देवता थे। मिस्र के धर्म में सूर्य देवता की उपासना
यमन और होरत एक प्रकार से जैसे नामों से किया जाता था। इस तरह आप के सर्वाधिक जो थे धार्मिक व्यक्तियों के बारे में लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है सेक्शन सी से, सीरियल नंबर 12वां है कि जो प्राचीन चीन की आर्थिक दशा का मूल्यांकन कीजिए। ठीक, तो प्राचीन चीन की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी किस समय, प्राचीन चीन की अर्थव्यवस्था कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर थी। उस समय ज़्यादातर लोग निर्वाह खेती करते थे। ठीक है, समय के साथ लोगों ने सामूहिक खेती को भी अपना लिया था, जिससे कृषि उत्पादन करने में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी। खाद्य उत्पादन में वृद्धि ने व्यापार और उद्योगों को जन्म दिया था। कपड़ा और रेशम जैसे अन्य उत्पाद भी उसमें उत्पादित किए गए थे। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सिक्के भी पेश किए गए थे। सिक्कों ने व्यापार के विस्तार और कस्बों और शहरों के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, बसंत और शरद ऋतु के दौरान कई शहरों का आकार एक प्रकार से आबादी उस समय बढ़ गई थी। इस तरह आप लिखेंगे आर्थिक दशा के बारे में चीन के। ठीक है, तो बच्चों यह आमतौर पर सभी यूनिवर्सिटी के लिए, खासकर 2024 एग्जाम 2024-25 में जिसका एग्जाम होने वाला है उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इसको ध्यान देंगे। तो बच्चों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।